Hello my dear students, this is lecture number 16 of current electricity और आज का टॉपिक हमारा रहेगा पोटेंशियोमीटर। आप इस चैप्टर में सारे टॉपिक्स को ख़त्म कर चुके हैं। मीटर ब्रिज हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, मीटर ब्रिज के न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए थे। तो धीरे धीरे करते करते स्टेप वाइज हमने इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को धीरे धीरे करके बिल्कुल ख़त्म किया है और हर एक की बहुत प्रैक्टिस भी की है। हर एक टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर है और आप संडे के टेस्ट में बेहतरीन रिजल्ट दे सकें, आप संडे के टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले सकें, ऐसी प्रैक्टिस आपकी कराई गई है और आप और अच्छी प्रैक्टिस करें। अब गाइस आज के टॉपिक की बात करते हैं पोटेंशियोमीटर। मीटर ब्रिज जो हमने पढ़ा था, मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस था जिससे आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब मैं आपको बता दूं, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है पोटेंशियोमीटर। अब हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है पोटेंशियोमीटर और ये एक डिवाइस है। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है, तो पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है। और चौथा एक्सपेरिमेंट आपका ये होता है, चौथा एक्सपेरिमेंट आपका फिजिक्स लैब में होता ये, अगर आप स्कूल जा रहे होते लगातार इस 2020 के सेशन में, बट इस कोरोना टाइम में अभी आप स्कूल जा नहीं रहे हैं, मे भी आप आने वाले टाइम में स्कूल जा पाए और आप फिजिक्स लैब में जाकर ये एक्सपेरिमेंट्स कर पाएंगे। तो पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है, ऐसा डिवाइस जो अननोन ईएमएफ की वैल्यू बता पाएगा। हम एक सेल के बारे में बहुत सारी स्टडी कर कर आए हैं। आप जानते हैं एक सेल का ईएमएफ होता है, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। एक पोटेंशियोमीटर का यूज किया जा सकता है, एक पोटेंशियोमीटर का यूज किया जा सकता है क्या करने के लिए, एक सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए, या एक सेल का अननोन इंटरनल रेजिस्टेंस। हमें सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं पता है, वो हम पोटेंशियोमीटर से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जिसके कई सारी एप्लीकेशंस हैं। पहले कोई डेफिनेशन पूछे हमसे कि भाई पोटेंशियोमीटर क्या है, तो पोटेंशियोमीटर के बारे में लिखिएगा, इट इज अ डिवाइस। पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस, पोटेंशियोमीटर इट इज अ डिवाइस which is used, it is a device which is used to measure the unknown EMF of a cell, unknown EMF of a cell, unknown EMF of a cell। किसी सेल का EMF आपको नहीं पता है, unknown EMF of a cell। तो सेल का EMF फाइंड आउट करने के लिए, सेल का EMF फाइंड आउट करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज कर सकते हैं। आप सभी के दिमाग में ये बात आई होगी कि सर एक सेल पर EMF तो उसका प्रिंट किया हुआ था। आप सभी ने ऐसा सोचा होगा कि सर आपने बताया था EMF वो है जो सेल पर लिखा हुआ है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो है कि जब आप सेल को यूज कर रहे हैं तो वो कितना पोटेंशियल प्रोवाइड करा पा रहा है आपको, जब कुछ करंट उससे लिया जा रहा है। और ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF कहलाता है और वो उस सेल के ऊपर प्रिंट होता है, लिखा हुआ होता है जब आप एक नया सेल लेकर आते हैं। तो फिर उसका क्या जरूरत है EMF फाइंड आउट करने की, चेक किया जा सकता था। या फिर एक ऐसा सेल जो आपने फिजिक्स लैब में बनाया है और आप केमिकल्स का यूज कर कर इलेक्ट्रो सेल बना सकते हैं। केमिस्ट्री में के चैप्टर में आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल बनाना पढ़ा भी होगा कि किस तरह से सेल बनाए जा सकते हैं, एक कैथोड एक एनोड और उनके बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट भरा जाएगा। मैंने भी एग्जांपल दिया था जब मैंने सेल का टॉपिक पढ़ाया था, उस वीडियो में जाकर आप देखिएगा। तो उस सेल का EMF कितना है, कितना EMF है उसका, ओपन सर्किट में कितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, उसे EMF कहते हैं। तो उस EMF की क्या वैल्यू है ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर के यूज से। तो पोटेंशियोमीटर का हम यूज करेंगे किसी सेल का EMF फाइंड आउट करने के लिए जिसका EMF आपको नहीं पता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात आती है भाई पोटेंशियोमीटर में, मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो यहाँ पर आई है, जिसको ये समझ में आ जाएगा उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और ये है प्रिंसिपल। ये है प्रिंसिपल, ये आपके सामने मैंने क्या कहा, प्रिंसिपल। भाई प्रिंसिपल का मतलब है कि किस बात पर बेस्ड है ये,
एक पोटेंशियोमीटर डिवाइस, फॉर एग्जांपल जब आपने मीटर ब्रिज को बनाया, जब आपने मीटर ब्रिज को बनाया, तो मीटर ब्रिज को बनाते वक्त हमारे दिमाग में ये बात थी कि व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा कुछ होता है, और व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस्ड होता है तो P/Q इज इक्वल टू R/S के लिखा जा सकता है। तो P/Q इज इक्वल टू R/S के लिखा जा सकता है, ऐसा हमने मीटर ब्रिज में जान लिया था, वही उसका प्रिंसिपल था। ऐसे ही पोटेंशियोमीटर किस बात पर बेस्ड है, आपको कैसे पता चला कि आप ईएमएफ फाइंड आउट कर पाएंगे? तो पोटेंशियोमीटर क्या है ये कंस्ट्रक्शन से समझिए पहली बार, तो कंस्ट्रक्शन से समझिएगा, फिर इसके प्रिंसिपल की बात करेंगे। डेफिनेशन लिख ली है आपने, मैं डेफिनेशन को रब कर रहा हूं, टॉपिक को समझने के लिए हमें जरूरत है स्पेस की। तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा, तो उसको मैं अभी डिस्कस करूंगा कि एक पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है। एक पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, इस प्रिंसिपल को समझने के लिए पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, इस प्रिंसिपल को समझना है हमें कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है। तो इस प्रिंसिपल को जानने के लिए मैं आपके सामने एक पोटेंशियोमीटर ड्रॉ कर रहा हूं। एक पोटेंशियोमीटर में सिंपल की तरीके से मीटर ब्रिज की तरह वायर होती है। आपके पास एक वुडन बोर्ड है, और उस वुडन बोर्ड पर आपके पास एक वुडन बोर्ड है, और उस वुडन बोर्ड पर 2 पॉइंट्स हैं। उस वुडन बोर्ड पर 2 पॉइंट्स हैं इस तरह से, और इन 2 पॉइंट्स के बीच में एक वायर को कनेक्ट किया गया है, जिसे पोटेंशियोमीटर वायर कहा जाएगा। वो वायर 400 सेंटीमीटर हो सकती है। आपकी लैब में, आपकी स्कूल की लैब में जो आपको पोटेंशियोमीटर दिखाया जाएगा, उसमें 400 सेंटीमीटर 400 सेंटीमीटर की वायर होंगी, 4 मीटर की वायर होंगी, इसका मतलब। इसके बाद बात आती है, तो आप आगे जाएं, या आप कोई और आपकी ही लैब में 6 वायर वाला भी हो सकता है, यानी 600 सेंटीमीटर की लेंथ वाला पोटेंशियोमीटर भी हो सकता है। कॉलेज में आप जाएंगे, उसकी लैब में आप 1000 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ाने का क्या रोल है, बिल्कुल लास्ट में जब सब कुछ पढ़ चुके होंगे तब समझ पाएंगे आप कि पोटेंशियोमीटर की लेंथ डिफरेंस क्यों होती है, पोटेंशियोमीटर की लेंथ इंक्रीज करने का क्या फायदा हो सकता है। ये बात आप आने वाले इस टाइम में, इस पूरे टॉपिक के खत्म होने के बाद जान जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि 2 पॉइंट्स इस तरह से होंगे। एक वुडन बोर्ड है, जैसे आप स्कूल में बैठते हैं तो बेंच होते हैं आपके सामने, तो वो बोर्ड है इस तरह से सामने, तो एक रेक्टेंगुलर शेप का वुडन बोर्ड, लकड़ी का बोर्ड है। उस लकड़ी के बोर्ड पर 2 पॉइंट्स कंसीडर करिए, 2 क्लिप लगे हुए, स्क्रू लगे हुए हैं, 2 स्क्रू लगे हुए हैं। उस स्क्रू से वायर का एक एंड कनेक्ट किया गया है, 400 सेंटीमीटर का मतलब है 4 मीटर लंबा। मीटर ब्रिज में वायर 1 मीटर की थी, मतलब 100 सेंटीमीटर की थी, तो उसकी लेंथ मीटर ब्रिज की 1 मीटर के आसपास होती है। 1 मीटर से ज्यादा होगी, थोड़ी सी एंड्स भी होंगे उसके। लेकिन पोटेंशियोमीटर में अगर 4 मीटर की वायर है, 400 सेंटीमीटर की वायर है, तो 4 मीटर लंबा डिवाइस नहीं बनाने वाले हैं हम। इसीलिए हमने क्या किया, हम यहाँ पर एक वायर का एक एंड यहाँ कनेक्ट किया है, इस वायर को घुमा दिया गया, और यहाँ पर भाई पुली लगाई गई है। भाई 11वीं क्लास में बहुत अच्छे से आपने पढ़ी होगी, ये पुली लगाई गई है, और पुली पर लगाकर इस वायर को घुमा दिया इस तरह से। तो पुली पर लगाकर इस वायर को इस तरह से घुमा दिया गया है। आप देख पाएंगे कि भाई ये यहाँ पर ए पॉइंट नाम देता हूं मैं इसको, मैंने इसको ए पॉइंट नाम दिया है। ए पॉइंट से वायर यहाँ पर गई, 100 सेंटीमीटर कंप्लीट हो गए भाई, 100 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई है यहाँ पर, और वहां से वापस घूमकर आई है, 100 सेंटीमीटर से वापस घूमकर यहाँ आई, यहाँ पर आकर 200 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई है। तो 200 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई है, 200 सेंटीमीटर यहाँ पर फिर पुली लगाई गई है, यहाँ पर फिर से एक पुली लगाई गई है, और इस पुली से ये वायर दोबारा घूमकर वापस चली गई है। तो यहाँ पर ये वायर दोबारा इस तरफ चली गई है घूमकर, यहाँ पर पहुंच गए हो आप, यहाँ पर पहुंचकर लेंथ 300 सेंटीमीटर हो गई है इसकी। 300 सेंटीमीटर पर पहुंचकर
मैंने दोबारा से पुली लगाई है इस तरह से, और उस पुली पर से रोटेट कर कर ये वायर दोबारा इस तरफ आ गई है भाई, ये वायर दोबारा इस तरफ आ गई। तो ये पॉइंट जो ऊपर बनाया था वो यहाँ कंसीडर करिए इस बी पॉइंट को भाई। तो ये दो पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, और इस तरह से वायर होंगी। तो इस तरह से ए पॉइंट से स्टार्ट होकर बी पॉइंट इधर चली गई 100 सेंटीमीटर, वापस आई 200 सेंटीमीटर, वापस गई 300 सेंटीमीटर, और वापस फिर इधर आई है, यहां आकर अपने 400 सेंटीमीटर इसने कंप्लीट कर लिए। तो इस तरह से एक पोटेंशियोमीटर में हम इस तरह से और घुमाते तो 600 सेंटीमीटर बना सकते थे, और घुमाते तो 1000 सेंटीमीटर भी बना सकते थे। लेंथ इंक्रीज करने का सिग्निफिकेंस हम जानेंगे लास्ट में। भाई नीचे एक स्केल लगाया गया है, नीचे एक 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर का स्केल लगाया गया है, जिस पर इस तरह से कैलिब्रेशन किए गए हैं कि 100 सेंटीमीटर तक मैं रीडिंग्स मेजर कर सकता हूं। यानी बैलेंस पॉइंट ढूंढना इस वायर पर मीटर ब्रिज की तरह। अगर ए से चलते चलते यहां कहीं मिड पॉइंट आ गया तो 40, 50, 60 सेंटीमीटर होगा। दूसरी वायर पर आया तो यहां से 100 सेंटीमीटर इधर हो चुका है, फिर वापस इस तरफ देखिए कितना आए हैं आप, वो रीडिंग से देंगे। ऐसे कितनी लेंथ पर बैलेंस पॉइंट आए वो आप जान पाएंगे। एक पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम अननोन ईएमएफ की वैल्यू मेजर करेंगे। इसका प्रिंसिपल क्या है ये समझना है। उससे पहले मैंने कंस्ट्रक्शन की है कि लैब में आपको जो पोटेंशियोमीटर मिलेगा कुछ इस तरह से मिलेगा कि एक वुडन बोर्ड पर बस इस तरह की वायर होगी, बस यही पोटेंशियोमीटर है भाई। एक वुडन बोर्ड है रेक्टेंगुलर शेप का, एक रेक्टेंगुलर शेप का वुडन बोर्ड है, और उस बोर्ड पर दो क्लिप्स के बीच में इस तरह से वायर को घुमाकर लगा दिया गया है। 4 बार ये इस तरह से होंगी। अगर 400 सेंटीमीटर है, 2 बार और होती तो 600 सेंटीमीटर, 10 बार है तो 1000 सेंटीमीटर। लेंथ बढ़ाने का एक पर्पस है, मैं बताऊंगा आपको। ये मीटर ब्रिज है, और मीटर ब्रिज ये पोटेंशियोमीटर है, और पोटेंशियोमीटर क्या है? एक पोटेंशियोमीटर वायर होती है बस। तो ये एक पोटेंशियोमीटर वायर है AB, इसकी लेंथ है कुछ 400 सेंटीमीटर या 600 या 1000, और इसका कुछ रेजिस्टेंस है। और ये जो वायर है इसके बारे में यहां पर लिख दूं, वायर मेड अप ऑफ। पोटेंशियोमीटर के अंदर या मीटर ब्रिज के अंदर आपको पता है पोटेंशियोमीटर वायर इज मेड अप ऑफ कांस्टेंटन और मैग्नीन। या तो कांस्टेंटन से बनाया गया है या इस वायर को मैग्नीन के मटेरियल से बनाया गया है, ड्यू टू लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। ड्यू टू लो टेम्परेचर कोफिशिएंट बच्चों ने पहले भी आंसर दिए हैं, और मैं इसीलिए बार बार बताता हूं ताकि आपको बिल्कुल रट जाएंगे, बिल्कुल याद है। कोई आपसे क्वेश्चन करे तो पूछते ही आप इसका आंसर बता सकें। तो ये लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, इसलिए वायर कांस्टेंटन या मैग्नीन की बनाई जाती है। अब ये ए और बी पॉइंट के बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ एक वायर है जिसका कुछ रेजिस्टेंस है, और इसकी कुछ लेंथ है, कुछ रेजिस्टेंस है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पूरी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है। अगर कोई आई करंट इसमें फ्लो होगा तो पूरी वायर में करंट की वैल्यू सेम होगी, तो करंट सेम होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस वायर का सेम रहेगा इस तरह से। अब आप लैब में पहुंचकर क्या करेंगे? आप लैब में पहुंचने के बाद क्या करेंगे? आप लैब में पहुंचने के बाद ये जो ए पॉइंट था, आप इस ए पॉइंट को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। आप इस ए पॉइंट को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। तो ये एक बैटरी है आपके पास, आप इस बैटरी से इसको कनेक्ट करेंगे। ये इसका ईएमएफ कुछ ई है, 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, 8 वोल्ट। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है इस तरह से। तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है इस बैटरी के। पॉजिटिव टर्मिनल को आपने ए पे कनेक्ट करना है, नेगेटिव टर्मिनल को बी पे कनेक्ट कर दीजिए। नेगेटिव टर्मिनल को बी पे कनेक्ट कर दीजिए। बी पे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करने से पहले
मैंने एक रियोस्टेट लगा लिया है भाई, ताकि मैं रेजिस्टेंस का, ताकि मैं करंट को कंट्रोल कर सकूं, ताकि मैं करंट को कंट्रोल कर सकूं भाई। सभी बात समझेंगे। पोटेंशियोमीटर कुछ नहीं, पोटेंशियोमीटर कुछ ज्यादा नहीं, पोटेंशियोमीटर सिर्फ और सिर्फ एक वायर है। पोटेंशियोमीटर सिर्फ एक इस तरह की वायर है। लैब में आपको जो वुडन बोर्ड दिया जाएगा उस पर बस वायर लगी हुई होगी, वो पोटेंशियोमीटर है। अब उस पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्शन कैसे करेंगे आप कनेक्शन करने के लिए एक सेल का यूज करेंगे, उस या बैटरी का यूज करेंगे। उसका पॉजिटिव टर्मिनल मान लो एक एंड पर जोड़ दिया, उसे ए नाम दिया, नेगेटिव टर्मिनल दूसरे एंड पर जोड़ दिया, उसे बी नाम दिया। रियोस्टेट रेजिस्टेंस का यूज किया है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ताकि आप सर्किट में करंट को कम ज्यादा कर सकें। मैंने इसका रियोस्टेट की कुछ वैल्यू, यहां रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू मैंने फिक्स करी है, और सर्किट में करंट फ्लो होगा तो पॉजिटिव से करंट जाएगा, इस वायर में करंट फ्लो होने लगेगा, तो इस वायर में कुछ करंट है। ये रेजिस्टेंस कुछ है, तो ये वाला जो सेल है, इस सेल, ये मान लीजिए 10 वोल्ट का सेल है, 10 वोल्ट के सेल ने 6 वोल्ट इसको दे दिया, 4 वोल्ट बच गया भाई। 4 वोल्ट मान लीजिए इस पोटेंशियोमीटर वायर को दे दिया भाई। इस ए और बी के बीच में ये जो 400 सेंटीमीटर की वायर लगी हुई है, इस वायर का भी तो कुछ रेजिस्टेंस था, और उस रेजिस्टेंस को पोटेंशियल कितना मिला, 4 वोल्ट का मिला। मान लीजिए 400 सेंटीमीटर की वायर को 4 वोल्ट का पोटेंशियल मिला। अगर 200 सेंटीमीटर की वायर की बात करूं, मतलब ये पूरी वायर है लेकिन मैं आधे पोर्शन की बात करना चाहता हूं, तो 400 सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको 4 वोल्ट का पोटेंशियल मिला। 200 सेंटीमीटर की लेंथ होगी तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, पोटेंशियल की ड्रॉप भी आधी हो जाएगी। 100 सेंटीमीटर की बात करूं, लेंथ मैंने और कम कर दी, पोटेंशियल 1 वोल्ट मिला होगा। किसी वायर की लेंथ को, मैं कुछ पोर्शन की बात कर रहा हूं, तो इस वायर, ये एक वायर है, इसके एक पोर्शन की बात करें तो उस पोर्शन को V पोटेंशियल का डिफरेंस कितना मिला होगा इस सेल से, वो डिपेंड करता है उसकी लेंथ पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी लेंथ पर। क्यों ऐसा क्यों कहा भाई मैंने, प्रिंसिपल को डेफिनेशन में बोलने वाला हूं अभी, उससे पहले मैथमेटिकली ये समझिए, V पोटेंशियल कितना मिलेगा, I करंट इनटू में R रेजिस्टेंस। मान लो ये पूरी वायर 400 सेंटीमीटर की है, तो ये पूरी वायर 400 सेंटीमीटर की है, लेकिन A से ये C पॉइंट नाम दिया भाई, ये C पॉइंट नाम दिया, तो A से लेकर C पॉइंट की बात करूं, 100 सेंटीमीटर की वायर को, 100 सेंटीमीटर की वायर को कितना पोटेंशियल मिला होगा, उसके लिए मैंने फॉर्मूला लगाया V इज इक्वल टू IR। इस वायर का किसी भी पोर्शन का रेजिस्टेंस क्या लिखा जा सकता है, रो L बाई A लिखा जा सकता है। किसी भी पोर्शन का रेजिस्टेंस कितना लिखा जा सकता है, रो L बाई A, रो रेजिस्टिविटी में। भाई पूरी वायर में, इस पूरी 400 सेंटीमीटर की वायर में I करंट कांस्टेंट है, पूरी वायर में सेम करंट फ्लो होगा, पूरी वायर का एरिया भी कांस्टेंट है, और भाई वायर की रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है ही, तो I कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, और जो बच गई है, जो कांस्टेंट नहीं है, वो है लेंथ। कितनी लेंथ की आप बात करने वाले हैं वो कांस्टेंट नहीं है। आप 100 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, आप 150 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, 200 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, कितनी वायर की बात करने वाले हैं, तो 400 सेंटीमीटर से किस पोर्शन की बात कर रहे हैं आप, उस लेंथ पे डिपेंड करता है पोटेंशियल। I रो A ये सब कांस्टेंट है भाई, इसको मैंने एक नया कांस्टेंट नाम दिया। इन सारी वैल्यू से कांस्टेंट है ये सारी, मैंने इसको एक नया कांस्टेंट नाम दिया है, इसे K कहा जाता है, इसे K कहा जाता है। तो ये K कांस्टेंट मैंने इसे नाम दिया है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, मैंने इसे K कांस्टेंट नाम दिया है, और L लेंथ भाई। तो कितना पोटेंशियल किसी वायर को मिलेगा, उसका फॉर्मूला V इज इक्वल टू KL है। K कांस्टेंट है, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। यही प्रिंसिपल है भाई, यही पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। वर्किंग किस बात पर बेस्ड है इसकी,
कि किसी वायर के पोर्शन को, बहुत बड़ी वायर है एक, उसको टोटल पोटेंशियल कुछ मिल रहा है, लेकिन उसके किसी एक स्मॉल पार्ट की बात करूं तो उस पार्ट को कितना पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी लेंथ के। जितनी ज्यादा उसकी लेंथ होगी उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा और उतना ज्यादा उसे पोटेंशियल का ड्रॉप मिलेगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यहां पर जो मैंने K कांस्टेंट लगाया है उसे लिख लीजिएगा, ये K कांस्टेंट कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट में, इसे कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट इसे क्यों नाम दिया, आप देख पाएंगे इसकी डेफिनेशन। भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट इसे नाम दिया है, और भाई मैं ऊपर लिख रहा हूं, यहां से रब कर कर ऊपर लिख रहा हूं मैं इस बात को, यहां पर लिख रहा हूं इस तरह से कि प्रिंसिपल फॉर्मूले से बताया है, डेफिनेशन भी अभी बोलने वाला हूं कि भाई V इज इक्वल टू KL आया है, जहां पर K है पोटेंशियल ग्रेडियंट। SI यूनिट्स कोई पूछेगा भाई, यहां आपने लिखा है K इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसी के नीचे लिख लीजिएगा SI यूनिट्स क्या होंगी। SI यूनिट्स कैसे बताऊं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। भाई V इज इक्वल टू KL वाले फॉर्मूले से आपको पता चलेगा, V इज इक्वल टू KL वाले फॉर्मूले से आपको पता चलेगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट K इज इक्वल टू V बाई L होता है। तो फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट है भाई, किसी भी टर्म को लेंथ से डिवाइड कर दिया जाए तो ग्रेडियंट कहलाता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट V बाई L है, इसलिए SI यूनिट पूछे कोई, वोल्ट पर मीटर SI यूनिट है, वोल्ट पर मीटर इसकी SI यूनिट बनेगी। तो वोल्ट पर मीटर इसकी SI यूनिट बनेगी, तो वोल्ट पर मीटर SI यूनिट बनेगी। और जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो प्रैक्टिकल यूनिट क्या बनेगी, प्रैक्टिकल यूनिट क्या होगी इसकी, हम अक्सर सेंटीमीटर में लेंथ की बात किया करेंगे, इसलिए प्रैक्टिकल यूनिट वोल्ट पर सेंटीमीटर कहलाएगी। इसीलिए प्रैक्टिकल यूनिट वोल्ट पर सेंटीमीटर कहलाएगी। है एक बच्चे को ये बात क्लियर हो भाई, मुझे थोड़ा सा दोबारा से सुनिएगा, मैं एक आधी मिनट के अंदर सब कुछ यहां पर रीटेक कर रहा हूं। पोटेंशियोमीटर कुछ नहीं, एक वायर है। तो यहां पर इस तरह का आपको लैब में एक एपरेटस दिया जाएगा, जिस एपरेटस में A और B दो पॉइंट्स के बीच में एक वायर इस तरह से घुमाकर लगाई गई होगी, क्योंकि हम एपरेटस लंबा नहीं बनाना चाहते हैं, तो हम इस तरह से घुमाकर वायर लगाई। आप जब एज्यूम करिएगा सीधी एक वायर है, जैसे लेंथ ही तो है, बस घुमाई गई है इस तरह से। तो यहां पर एक AB वायर है, एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव पर, दूसरे एंड को बैटरी के नेगेटिव पर लगाइए। रियोस्टेट लगाने का पर्पस करंट को कंट्रोल करना है, या मैं सर्किट में अलग अलग करंट पर रीडिंग लेना चाहता हूं, तब बात आएगी क्या होगा। अब यहां पर ये लगने के बाद इस सेल ने इस वायर को कुछ पोटेंशियल ड्रॉप दी होगी A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में। ये जो वायर लगी हुई है इसका कुछ रेजिस्टेंस है, तो आप सिंपली ऐसे सोचिए जैसे AB वायर A और B पॉइंट के बीच में ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस जो है इसे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप दिया गया है किसी वायर का। इस ये पूरी 400 सेंटीमीटर की वायर है मान लीजिए, तो 100 सेंटीमीटर को कितना पोटेंशियल मिला होगा, वो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। 100 सेंटीमीटर की बात करोगे मान लो 1 वोल्ट मिल रहा है, 200 सेंटीमीटर की बात करोगे तो 2 वोल्ट मिल रहा होगा, 300 सेंटीमीटर की बात करोगे तो 3 वोल्ट मिल रहा होगा, 400 सेंटीमीटर को 4 वोल्ट, क्योंकि लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के बढ़ने से V बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। I करंट पूरी वायर में सेम है, हेंस V डायरेक्टली है R के और V डायरेक्टली है किसके, लेंथ के। यही इसका प्रिंसिपल है। लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे बोलने वाला हूं। तो पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, जहां जो K कांस्टेंट है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है, उसे V बाई L लिखेंगे। उसकी SI यूनिट वोल्ट पर मीटर होगी, और उसकी प्रैक्टिकल यूनिट जो होगी, उसकी प्रैक्टिकल यूनिट वोल्ट पर सेंटीमीटर होगी। तो उसकी प्रैक्टिकल यूनिट वोल्ट पर सेंटीमीटर होगी, उसकी प्रैक्टिकल यूनिट वोल्ट पर सेंटीमीटर होगी। ये बात आप यहां पर देख पाएंगे। अब क्या फायदा होगा इसका वो हम जानेंगे। पहले लिखिए प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूं, यहां पर मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूं
प्रिंसिपल की क्या वैल्यू है यहाँ पर, तो ये यूनिट्स रब कर रहा हूँ, ये जो डेराइव किया है ये प्रिंसिपल जहां लिखा था उसके नीचे ही डेराइव किया है आपने। और इसके अंदर प्रिंसिपल में लिखिए कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, it is based on the principle that the potential difference across the portion of a wire, across the portion of a wire, across the portion of a wire, across the portion of a wire is, across the portion of a wire, किसी वायर के पोर्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट की बात कर रहे हैं, उसे कितना पोटेंशियल मिलेगा, इट इज बेस्ड ऑन दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोर्शन ऑफ अ वायर is directly proportional to length of that portion of wire, length of that portion of wire when current and area of cross section, when current and area of cross section are kept constant, तो पूरी वायर का एरिया तो सेम है, और भाई आई करंट बैटरी से आएगा, पूरी वायर में करंट भी सेम रहेगा, और उसके बाद पोटेंशियल किसी पोर्शन को कितना मिला होगा, ये बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, कि उसकी लेंथ कितनी है, यही इसका प्रिंसिपल है। तो पोटेंशियोमीटर क्या है, किस तरह की कंस्ट्रक्शन है, आप लैब में कैसे कनेक्शन करेंगे इसके, और किस तरह से इसका प्रिंसिपल डिफाइन किया गया है, ये बात आप सभी को समझ में आई है, सभी बच्चों को इतनी बात समझ में आई होगी। और इसीलिए अब हम इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे, अब हम इस पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन की बात करेंगे कि आप इसका यूज कहां कर सकते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे कि आप इसका यूज कहां पर कर सकते हैं, एक पोटेंशियोमीटर का यूज कहां पर किया जा सकता है। तो एक पोटेंशियोमीटर का यूज कैसे किया जा सकता है, मैंने डेफिनेशन में ही लिखा था, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू कैलकुलेट या मेजर अननोन ईएमएफ। एक सेल जिसका ईएमएफ हमें नहीं पता है, एक सेल जिसका ईएमएफ हमें नहीं पता है, उसका ईएमएफ हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो भाई एप्लीकेशन पूछी जाए, एप्लीकेशन आपसे पूछी जाए, तो ये एप्लीकेशन है comparison of EMFs, comparison of unknown EMFs, comparison of unknown EMFs, comparison of unknown EMFs of cells। तो मैं कंपेयर करूंगा भाई, आपको लैब में जो एक्सपेरिमेंट करना है उसमें आपको EMF की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, आपको दो सेल दिए जाएंगे और आपको उनके EMF कंपेयर करने हैं, रेशियो फाइंड आउट करनी है। एक सेल जिसका EMF E1 है, दूसरा सेल जिसका EMF E2 है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको उनकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। ऐसा कैसे किया जा सकता है भाई, सबसे पहले आप एक पोटेंशियोमीटर कंसीडर करिए। अब बार बार वो लंबी वायर वाला हम डायग्राम नहीं बनाना चाहते, अब बार बार वो बड़ा सा डायग्राम नहीं बनाना चाहते। आपने ये जान लिया है पोटेंशियोमीटर में एक वायर ही तो है, तो भाई पोटेंशियोमीटर का डायग्राम ऐसे सिंपल तरीके से बनाएंगे कि भाई ये ऊपर एक सेल लगाया गया है, उसके बाद इसका सेल का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है। क्वेश्चन ने अगर नेगलेक्ट कर दिया है तो आप नेगलेक्ट कर देंगे उसका, अदरवाइज भाई इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो इस तरह से ये एक सेल कंसीडर करिए, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता था, अभी मैंने नेगलेक्ट कर दिया। तो ये एक सेल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, इसका ईएमएफ कुछ ई है, इसका ईएमएफ कुछ ई है, और इसका नाम है ड्राइविंग सेल भाई, इसका नाम है ड्राइविंग सेल। ये सर्किट को चलाने का काम करेगा।
उसके बाद करंट को कंट्रोल करने के लिए मैंने एक रियोस्टेट लगा दिया है। तो एक रियोस्टेट यहाँ पर लगाया गया इस तरह का, और एक रियोस्टेट लगाने के बाद ये वो ए पॉइंट था पोटेंशियोमीटर में, और ये बी पॉइंट था, और इन ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में भाई ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में वो 400 सेंटीमीटर की वायर है। वो 100 सेंटीमीटर भी हो सकती है, वो 600 सेंटीमीटर भी हो सकती है, वो 1000 सेंटीमीटर भी हो सकती है। रियोस्टेट पे डिपेंड करता है, सॉरी पोटेंशियोमीटर पे डिपेंड करता है। तो ये ऊपर जो सेल लगाया है सर्किट में आपने, ताकि इस सर्किट में करंट फ्लो हो सके भाई। तो इस सर्किट में कुछ आई करंट फ्लो होने लगेगा, यहाँ कुछ आई करंट फ्लो होने लगेगा। और मान लीजिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आपने रियोस्टेट में जो रेजिस्टेंस है वो मान लीजिए कुछ स्मॉल आर सिलेक्ट किया है। मान लीजिए यहाँ रेजिस्टेंस में, यहाँ पर रियोस्टेट में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो स्मॉल आर सिलेक्ट करी गई है मान लीजिए। और ये जो ए बी वायर है, ये जो ए बी वायर है इसका रेजिस्टेंस कुछ कैपिटल आर है मान लीजिए। तो आप लिखें यहाँ पर कि कंसीडर अ पोटेंशियोमीटर वायर, कंसीडर अ पोटेंशियोमीटर वायर, कंसीडर अ पोटेंशियोमीटर वायर of length L and internal resistance, sorry and resistance capital R। और इस वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल R है connected to a source of EMF कैपिटल E। तो ये एक पोटेंशियोमीटर की वायर है, और इस पोटेंशियोमीटर की ये वायर जो है ये मैंने एक ड्राइविंग सेल लगाया है, इसका EMF E है, और यहाँ एक रेजिस्टेंस है R। सर्किट में करंट कंट्रोल करने के लिए आई करंट फ्लो हो रहा है भैया भाई। आई करंट अगर फ्लो हो रहा है तो इस AB वायर को कुछ ना कुछ पोटेंशियल, क्योंकि इस AB वायर का रेजिस्टेंस है, मैं ऐसे आप मत बनाना मत आप, अगर इस AB वायर का रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर दो इस तरह से R रेजिस्टेंस, तो आई करंट आने से इस वायर को पोटेंशियल मिलेगा V IR से जाना जा सकता है कि कितना पोटेंशियल मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस तरह से इस वायर को कुछ पोटेंशियल मिलेगा। तो ये वायर का रेजिस्टेंस और ये रियोस्टेट वाला, ये दोनों रेजिस्टेंसेस किस में है? सीरीज में है यहाँ पर। तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस यहाँ पर सीरीज में है। E वोल्ट की बैटरी है, कुछ पोटेंशियल इसको मिलेगा, बाकी पोटेंशियल इसको मिलेगा। तो इसको कितना पोटेंशियल मिला है AB वायर को, इसको कितना पोटेंशियल मिला है AB वायर को, और डिवाइडेड बाय इस वायर की लेंथ, इसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 सेंटीमीटर को कितना पोटेंशियल मिला है, 1 सेंटीमीटर को कितना पोटेंशियल मिला है ये जान सकते हैं। यहाँ पर भाई EMF कंपेयर करना है, EMF कंपेयर करना है। यहाँ जहां पर बैटरी का पॉजिटिव डाला गया है वो A पॉइंट पर बैटरी का पॉजिटिव है और B पॉइंट पर बैटरी का नेगेटिव है। आ जाइए भाई, यहां पर एक सेल और लगाइए जिसका पॉजिटिव टर्मिनल आप देख पा रहे हैं कहां पर लगाया गया है, A पॉइंट पर। ये एक सेल है, इसका EMF कितना है, E1। ये एक सेल है और इसका EMF कितना है, E1 इसका EMF है, E1 इसका EMF है, और इसका पॉजिटिव टर्मिनल कहां पर लगाया गया है, A पर, जहां पर इस ड्राइविंग सेल का पॉजिटिव है वहीं पर इसका भी पॉजिटिव लगा दीजिए। ऐसा करने के बाद यहां पर एक गैल्वेनोमीटर है, यहां पर एक गैल्वेनोमीटर है। आपने मीटर ब्रिज में भी समझ लिया था, गैल्वेनोमीटर मतलब ऐसा डिवाइस जिसमें करंट फ्लो होने पर डिफ्लेक्शन शो करता है, जिसमें करंट फ्लो होने पर डिफ्लेक्शन शो करता है। उसकी एक वायर तो यहां पर ले आइए और यहां पर एक 2 वे की होगी भाई। 2 वे की का मतलब होता है एक साथ 2 कनेक्शन किए जा सकते हैं, जिसका स्विच ऑन करोगे वो सर्किट में मान लिया जाएगा। तो यहां पर ये है, और दूसरा एंड में, और दूसरा एंड इसका जॉकी पर है, दूसरा एंड इसका कहां पर है, जॉकी पर। तो दूसरा एंड इसका जॉकी पर है भाई। इस तरह से मान लीजिए भाई, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को,
ए पॉइंट से ये सेल ईएमएफ है, इसका नाम है प्राइमरी सेल्स भाई। इसका सेल है, इसका नाम है प्राइमरी सेल। ये जो आपने लैब में बनाए हैं, जिन्हें दोबारा रिचार्ज नहीं किया जा सकता। दो तरह के सेल होते हैं, एक प्राइमरी सेल जिसे दोबारा रिचार्ज किया जा सकता है, जैसे मोबाइल फोन की बैटरी में आप यूज करते हैं, वो डिस्चार्ज होती है, आप चार्जर लगाकर उसे दोबारा चार्ज कर पाते हैं, वो प्राइमरी सेल है, सॉरी वो सेकेंडरी सेल है। और प्राइमरी सेल मतलब जिसे दोबारा घड़ी का सेल, भाई आपने घड़ी का सेल एक बार यूज कर लिया है, आप उसे दोबारा नहीं नया लेकर आते हैं, तो वो आपका कैसा है प्राइमरी। और सेकेंडरी होते हैं जिन्हें दोबारा रिचार्ज किया जा सकता है, जैसे इन्वर्टर की बैटरी रिचार्ज की जा सकती है, और जैसे कि आप अपने मोबाइल फोन की बैटरी को बार बार रिचार्ज करते हैं तो उसे कहते हैं सेकेंडरी। और प्राइमरी मतलब जिसे रिचार्ज नहीं किया जा सकता, ये आप ही ने लैब में बनाना सीखा होगा। यहाँ जो इवन सेल में रख रहा हूं, ये आप ही बनाएंगे लैब के अंदर में। इवन सेल को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया भाई मैंने इस तरह से, इवन सेल को मैंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, दूसरे एंड पर कुछ नहीं कनेक्ट किया। इवन सेल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया मैंने। E1 सेल का कुछ ईएमएफ है, यहां पर ए पॉइंट पर जुड़ा हुआ है इस सेल का पॉजिटिव, और इस सेल का भी पॉजिटिव जुड़ा हुआ है भाई यहां पर। एक बार अपने गैल्वेनोमीटर की जोकी को ए पर टच करिए, गैल्वेनोमीटर एक साइड डिफ्लेक्शन देगा। दूसरी बार इस जोकी को बी पर टच करिए, गैल्वेनोमीटर अपोजिट साइड में डिफ्लेक्शन देगा। अगर ऐसा कर रहा है तो बीच में बैलेंस पॉइंट आने वाला है, बीच में एक ऐसा पॉइंट आने वाला है जहां पर गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन, जीरो पॉइंट आ जाएगा, बैलेंस पॉइंट आ जाएगा। नल मेथड है, मतलब ये भी इस बात पर बेस्ड है जब सर्किट में करंट जीरो होता है। तो गैल्वेनोमीटर की जोकी को एक बार ए पे टच करूं, एक साइड डिफ्लेक्शन आना चाहिए, बी पे टच करने पे दूसरी साइड डिफ्लेक्शन आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, गलती कर रहे हो, इसका मतलब इसका ईएमएफ जो था वो इसके सेल के ईएमएफ से कम ले लिया गया है, कभी बैलेंस पॉइंट नहीं आएगा भाई। अगर ये ईएमएफ प्राइमरी सेल से भी कम ईएमएफ वाला है, यानी इस पूरी वायर को इतना पोटेंशियल नहीं मिल रहा जितना पोटेंशियल इस सेल का है, तो कहीं पी पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर हो ही नहीं पाएगा। ये सेल है मान लो 2 वोल्ट का, और इस ए बी वायर को पोटेंशियल की ड्रॉप दी जा रही है 1 वोल्ट की, तो कहीं ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जब इसके बराबर पोटेंशियल हो सके, कहीं बैलेंस पॉइंट नहीं आएगा, और इसीलिए आप मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ड्राइविंग सेल आपका प्राइमरी सेल से हमेशा ही क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए इस तरह से। अब मान लीजिए आपने ए पे टच किया, एक साइड डिफ्लेक्शन आया, बी पे टच किया, दूसरी साइड डिफ्लेक्शन आया है, और अब आपने ऐसे स्लाइड करना स्टार्ट किया इस पर, और जे पॉइंट पर आकर गए। जे पॉइंट पर आने के बाद गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर दिया है, निडल इसकी 0 पर आ गई है, मतलब बैलेंस पॉइंट आ गया है भाई कुछ L1 लेंथ पर। मैंने इस लेंथ को नाम दिया L1, कुछ L1 लेंथ है ये, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, डिपेंड करता है भाई पोटेंशियल पर। कुछ L1 लेंथ पर बैलेंस पॉइंट आ गया है, कुछ L1 लेंथ पर बैलेंस पॉइंट आ गया है भाई। लेट कर लीजिए, लेट प्राइमरी सेल ऑफ EMF E1, प्राइमरी सेल ऑफ EMF E1 is balanced at J, at point J। मान लीजिए ये J पॉइंट पर आकर बैलेंस हो जाता है, यानी इस L1 लेंथ को, यानी इस वायर की, ये L1 लेंथ की वायर को, इतने पोर्शन को A से J वायर को, इतने पोर्शन को जिसकी लेंथ L1 है, इसको जितना पोटेंशियल दिया है ऊपर वाले सेल ने, इसको जितना पोटेंशियल दिया है ऊपर वाले सेल ने, उतना ही ईएमएफ है किसका, सेल का भाई। जितना पोटेंशियल इस वायर का है, जितना पोटेंशियल इस वायर को, पोटेंशियल ड्रॉप जितना इस वायर को दिया गया है ऊपर वाली सर्किट ने, उतना ही ईएमएफ है किसका, इस सेल का। तो इसीलिए दोनों पॉइंट्स पर मतलब पोटेंशियल दोनों का क्या हो गया, सेम, पोटेंशियल सेम हो गया, पोटेंशियल का कोई डिफरेंस नहीं है,
सर्किट में करंट नहीं फ्लो होगा भाई। इस वायर ए जे गैल्वेनोमीटर ए, इस सर्किट में करंट नहीं होगा। जब इस सर्किट में करंट नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। जितना पोटेंशियल इस L1 लेंथ का है उतना ही पोटेंशियल यानी ईएमएफ इस सेल का है। इसलिए क्या लिखा जा सकता है भाई, बच्चे कमेंट कर कर बता सकते थे लाइव में, बट अब तो मैं लिख दूंगा कि भाई E1 सेल था, ईएमएफ इसका ईएमएफ E1 था, E1 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है KL1 के। भाई किसी भी पोर्शन को, किसी वायर के पोर्शन को कितना पोटेंशियल मिला है, ये फॉर्मूला प्रिंसिपल पर चले जाइए भाई। पोटेंशियोमीटर का क्या प्रिंसिपल था, उसमें मैंने बताया प्रिंसिपल था V इज इक्वल टू KL, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जितनी ज्यादा लेंथ पर बैलेंस होगा उतना ज्यादा इसका ईएमएफ रहा होगा। तो L1 लेंथ पर बैलेंस हो गया है तो E1 इज प्रोपोर्शनल टू L1 और K कांस्टेंट लगाऊं तो E1 इज इक्वल टू KL1 लिखा जा सकेगा। तो E1 इज इक्वल टू KL1 लिखा जा सकेगा। पहले सेल का ईएमएफ ऐसे लिखा जा सकता है। ये रही इक्वेशन नंबर 1। अगर आपने इस सर्किट में पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी K की वैल्यू फाइंड आउट कर ली अगर इस सर्किट में, तो आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो L1 लेंथ तो मेजर कर ही लेंगे, स्केल लगा हुआ है नीचे कि कितनी लेंथ पर बैलेंस पॉइंट आएगा। आप इस सेल का क्या बता सकते थे, ईएमएफ भी बता सकते थे। बट लैब में आपको ईएमएफ नहीं बताना, यानी लैब में आपको K की वैल्यू नहीं निकालनी, आपको तो सिर्फ रेशियो निकालनी है। बस आपको ये देखना कि जब पहला सेल लगाया तो बैलेंस पॉइंट कहां पर आया, L1 लेंथ पर आया। E1 इज इक्वल टू KL1 फर्स्ट इक्वेशन में। भाई उसके बाद ए टर्मिनल पर ही मैंने दूसरा सेल लगाया हुआ था। ए टर्मिनल पर ही मैंने दूसरा सेल लगाया और इसका ईएमएफ कितना है E2, इसका ईएमएफ कितना है E2 इसका ईएमएफ है। और अब भाई अब मैंने पहले वाले सेल को सर्किट से हटा दिया होगा और दूसरे वाले सर्किट को, आपको ऐसे बार बार कनेक्शन नहीं करने पड़ेंगे भाई, आप कनेक्शन एक बार में ही कर देंगे। ये दो कनेक्शन होते हैं, ऊपर वाले को भी कनेक्ट करेंगे, इधर वाले को भी। की को E1 की तरफ डाल देंगे तो E1 सर्किट में आ जाएगा गैल्वेनोमीटर के साथ। की को निकालकर E2 की तरफ डाल देंगे तो E2 आ जाएगा गैल्वेनोमीटर के साथ। तो एक में से की निकालेंगे वो हट जाएगा, दूसरे में लगाएंगे वो आ जाएगा। दूसरे से निकालकर पहले में डालेंगे, जहां पर की को इंट्रोड्यूस किया जाएगा वही सेल सर्किट में आएगा, दूसरा हट जाएगा भाई। एक टाइम पर एक ही होगा। तो मैंने E2 सेल को लगा दिया। अब की बार E2 सेल का ईएमएफ अगर E1 से थोड़ा कम होगा, मान लेता हूं लेट E1 कुछ 2 वोल्ट का था और मान लो E2 1.5 वोल्ट का, कम है इसका ईएमएफ, तो आप बता सकते हैं, आप समझ सकते हैं अगर E2 का ईएमएफ कम है तो ये बैलेंस पॉइंट B की तरफ जाएगा या A की तरफ जाएगा। दूसरा सेल जब मैंने लगाया है भाई, मान लीजिए वो कम ईएमएफ का है, लेट करा है भाई, मैंने लेट कर लिया है मैंने। E2 छोटा है किससे, E1 से। अगर मैंने लेट किया है कि E2 का ईएमएफ छोटा है E1 से, तो बैलेंस पॉइंट जो अब की बार आएगा, बैलेंस पॉइंट जो आएगा वो थोड़ी कम लेंथ पर आएगा भाई, कम पोटेंशियल है तो कम लेंथ पर आएगा, J डैश। और ये लेंथ कितनी लिखी जा सकती है भाई, L2। ये लेंथ कितनी लिखी जा सकती है, L2। ऐसा अगर था तो आप ये कहेंगे सिमिलरली दूसरा सेल जो था E2, उसका बैलेंस पॉइंट L2 लेंथ पर आया, उसे लिखा जा सकता है E2 इज इक्वल टू KL2। उसे लिखा जा सकता है E2 इज इक्वल टू KL2। मैं इसे रब कर रहा हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं यहां पर। और भाई आप देख पाएंगे दोनों सेल को आपने एक एक बार सर्किट में लगाया, उनके बैलेंस पॉइंट ढूंढे और अब आप इन दोनों को कर दीजिए डिवाइड। आप डिवाइड करेंगे कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। आप कंपेयर करेंगे कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप कंपेयर करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को, तो E1 डिवाइडेड बाय E2 इज इक्वल टू KL1 डिवाइडेड बाय KL2। और भाई दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करना था, दो सेल्स का ईएमएफ आपको कंपेयर करना था, L1 अपॉन में L2। जो लेंथ की रेशियो होगी, जो इस एक्सपेरिमेंट में लेंथ की रेशियो आएगी,
वही रेशियो आएगी ईएमएफ की। हमें लैब में तो सिर्फ कंपेयर ही करना है, तो इसलिए यहीं पर आकर बात खत्म हो जाएगी। हाँ, न्यूमेरिकल्स जो हम करेंगे उन न्यूमेरिकल्स में ऐसा होगा कि हमें k की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी पड़ सकती है, हमें ईएमएफ वाला। न्यूमेरिकल्स तो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, बट लैब में आपको सिर्फ और सिर्फ ये कंपेयर करने, इस तरह से इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करना है। लैब में आपको कैसे करेंगे ये मैं बता रहा हूं भाई। लैब में आप जाएंगे, पोटेंशियोमीटर आपको मिलेगा जिस पर एक लंबी सी वायर होगी, यूं यूं घुमाई गई होगी। ए और बी दो एंड पॉइंट्स होंगे उस वायर के, उन एंड पॉइंट्स को बैटरी पर ले जाइए भाई, एक को पॉजिटिव पर एक को नेगेटिव पर। एक करंट कंट्रोल करने के लिए आप रियोस्टेट लगा सकते हैं, एक करंट कंट्रोल करने के लिए आप रियोस्टेट लगा सकते हैं। करंट स्विच को क्लोज करें, करंट सर्किट में जब फ्लो होगा तो इस ए बी वायर को पोटेंशियल मिलेगा। अब जब यहाँ ए पर ही जहां इसका पॉजिटिव है वहां प्राइमरी सेल का पॉजिटिव जोड़िएगा, दूसरा एंड गैल्वेनोमीटर पर जोकी को घुमाइएगा। पहले ए पे टच करना, एक साइड डिफ्लेक्शन आना चाहिए, बी पे टच करिएगा, दूसरी साइड डिफ्लेक्शन आना चाहिए। अगर दोनों ही बार सेम साइड डिफ्लेक्शन आ रहा है, आपका बैलेंस पॉइंट नहीं आएगा। आपने क्या गलती करी होगी, आपने करंट सर्किट में या तो बहुत कम कर दिया है, या तो आपने सर्किट में करंट बहुत कम कर दिया है, मतलब ये रेजिस्टेंस बहुत हाई है, इस रेजिस्टेंस को कम करिए ताकि सर्किट में करंट बढ़े, इसका V बढ़ेगा तो इसका K बढ़ेगा और तब बैलेंस पॉइंट आएगा आपका। नहीं तो ये हो सकता है कि इसका ईएमएफ बहुत कम है, इसको 2 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट पर बढ़ा सकते हैं आप इस तरह से। बैलेंस पॉइंट भाई, E1 का बैलेंस पॉइंट आपने देखा कि भाई A पे B पे टच करके एक बार एक साइड एक बार दूसरी साइड स्लाइड करते करते बीच में एक पॉइंट आया J, जहां गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना हो गया भाई, 0। करंट बिल्कुल क्या हो गया है, 0। स्टार्टिंग में जब A पे टच करोगे गैल्वेनोमीटर बहुत तेजी से डिफ्लेक्शन देगा, क्योंकि करंट बहुत ज्यादा आया होगा, बैलेंस पॉइंट से बहुत दूर हो ना उस टाइम ए और बी पे टच कर रहे हो। तो इसीलिए गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस भी लगाया जा सकता है। गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस भी लगाया जा सकता है करंट को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उससे बैलेंस पॉइंट पर फर्क नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगाऊं, जब बैलेंस पॉइंट आएगा तब तो इस पूरी सर्किट में करंट 0 हो जाता है, गैल्वेनोमीटर में करंट ही नहीं होता। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, इसके साथ सीरीज में आपने कितना लगाया है, इन बातों पर। इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इस सेल का भी तो कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा भाई, उस पर भी बैलेंस पॉइंट डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जब बैलेंस पॉइंट आएगा तब सर्किट में ही करंट 0 हो गया है, तो उसमें कुछ भी रेजिस्टेंसेस लगाया गया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। एग्जैक्टली जो ईएमएफ की वैल्यू होगी, यानी ये रीडिंग तो वो रीडिंग आ रही है जो ओपन सर्किट में आती है, ये रीडिंग तो वो रीडिंग आ रही है जो ओपन सर्किट में आती है। यानी इस पोटेंशियोमीटर के यूज से आप एग्जैक्ट ईएमएफ मेजर कर पा रहे हैं। अगर आप वोल्ट मीटर का यूज करेंगे तो वोल्ट मीटर को अपना फंक्शन करने के लिए कुछ करंट चाहिए, और जब सेल से कुछ करंट आप ड्रॉ कर लेंगे तो वो ईएमएफ थोड़ी मेजर करेगा। तो जो पोटेंशियोमीटर रीडिंग दिखाता है वो एक्चुअल ईएमएफ से कम दिखाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग दिखाएगा, आप उसी को ईएमएफ मान लेंगे। जबकि ये पोटेंशियोमीटर जो रीडिंग देगा वो एग्जैक्ट ईएमएफ की रीडिंग देगा। लास्ट में लिखवाऊंगा इस बात को। तो दो सेल्स को एक बार E1 का बैलेंस पॉइंट L1 आया, E2 का बैलेंस पॉइंट L2 आया, इस तरह से आप दो सेल्स का ईएमएफ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। हम पोटेंशियोमीटर का यूज कर सेल का ईएमएफ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह से इनका ईएमएफ कंपेयर किया जा सकता है। तो ये बात हर बच्चे को बिल्कुल क्लियर हो, ये बात हर बच्चे को बिल्कुल क्लियर हो कि ईएमएफ किस तरह से कंपेयर किया जा सकता है, दो सेल का ईएमएफ किस तरह से कंपेयर किया जा सकता है यूजिंग पोटेंशियोमीटर। इस पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी के बारे में बताऊंगा, इस पोटेंशियोमीटर के बारे में और भी बहुत सी बात बताऊंगा मैं आपको, पर फिलहाल मैं इसकी एक और एप्लीकेशन आपको बता देता हूं। मैं आपको इसकी एक और एप्लीकेशन बता देता हूं यहाँ पर। इसकी दूसरी एप्लीकेशन में पोटेंशियोमीटर का एक और यूज है, पोटेंशियोमीटर का एक और यूज है, पोटेंशियोमीटर को एक और तरीके से यूज किया जा सकता है। पोटेंशियोमीटर से आप किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। पोटेंशियोमीटर के यूज से आप इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का यूज किया जा सकता है, पोटेंशियोमीटर का यूज किया जा सकता है किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। पहली बात तो किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए किस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा, ये मैंने सेल के टॉपिक में आपको बताया था। तो सेल का टॉपिक जब हमने पढ़ा था तब मैंने बताया था कि किस फॉर्मूले का यूज किया जा सकता है ये बताने के लिए। अब हम बात करें इस तरह से, अब आप इस तरह से बात करें कि पहले आपके पास एक पोटेंशियोमीटर है, तो आपके पास एक पोटेंशियोमीटर है और उसमें एक ड्राइविंग सेल है भाई, तो उसमें एक ड्राइविंग सेल है इस तरह से। तो ये आपके पास एक पोटेंशियोमीटर है और इस पोटेंशियोमीटर में एक ड्राइविंग सेल है इस तरह से, और इस ड्राइविंग सेल के साथ आपने एक रियोस्टेट भी लगाया है जिसमें रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू आपने सिलेक्ट की है, और ये यहाँ पर ले आइए। बैटरी का एक टर्मिनल आपने, बैटरी का एक टर्मिनल जो था, बैटरी का एक टर्मिनल जो था वो एक टर्मिनल आपने बैटरी का, वो एक टर्मिनल आपने बैटरी का A से कनेक्ट करा है और दूसरा आपने B से कनेक्ट किया है। A पॉइंट को आपने बैटरी के पॉजिटिव पर, ये पोटेंशियोमीटर वायर है भाई, ये पोटेंशियोमीटर की वायर है, तो ये AB पोटेंशियोमीटर की वायर है। तो सर्किट को थोड़ा सीधा कर देते हैं भाई, थोड़ा सा सर्किट हमारा टेढ़ा बन गया तो हम इस सर्किट को सीधा कर देते हैं भाई। इतनी कलरफुल जो है वो फिजिक्स पढ़ने के लिए डायग्राम्स भी अच्छे होने जरूरी हैं। तो भाई ये आप देख पाएंगे कि ये एक रियोस्टेट यहाँ लगाया गया था। रियोस्टेट को पोटेंशियल डिवाइडर भी कहा जाता है, पोटेंशियल डिवाइड कर सकता है ये इस तरह से। तो रियोस्टेट लगाया है मैंने यहाँ पर, और ये मैंने यहाँ पर एक ड्राइविंग सेल लगाया है। ड्राइविंग सेल मैंने लगाया है, ड्राइविंग सेल का एक ईएमएफ होगा, कुछ ड्राइविंग सेल का कुछ ईएमएफ होगा, तो ड्राइविंग सेल का कुछ ईएमएफ होगा, और ये AB वायर यहाँ पर लगाई गई है। ये 100 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर या 1000 सेंटीमीटर हो सकती है। अब ध्यान दीजिएगा भाई, एक प्राइमरी सेल जिसका आपको इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो ये आपके पास एक प्राइमरी सेल है, ये आपके पास एक प्राइमरी सेल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल है, और इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है भाई, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, इसका ईएमएफ कितना है, कैपिटल E है, और इस सेल का, ये जो सेल था इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। हमें इस इंटरनल रेजिस्टेंस की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें इस इंटरनल रेजिस्टेंस की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इस इंटरनल रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है यहाँ पर। ये कैसे कंपेयर करेंगे हम? ऐसा करने के लिए आप इसे पहले एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दें। आप इसको पहले एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दें। तो एक गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो दोनों तरफ डिफ्लेक्शन दिखा सकता है। एक गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो दोनों तरफ डिफ्लेक्शन दिखा सकता है। इसके कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते हैं, इसके कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते हैं। और उसके बाद जॉकी को एक बार A पॉइंट पर टच करिए, एक बार B पॉइंट पर टच करिए। एक बार एक साइड डिफ्लेक्शन आना चाहिए, दूसरी तरफ टच करने पर दूसरी साइड डिफ्लेक्शन आना चाहिए। मतलब बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0। अगर दोनों बार एक ही साइड डिफ्लेक्शन आ रहा है A पर B पर, मतलब फिर वही बात, या तो ये ड्राइविंग सेल इस प्राइमरी सेल से छोटा है, या इसमें करंट की वैल्यू बहुत कम है, जिसके कारण इस AB वायर का पोटेंशियल इसके ईएमएफ से कम है। और ऐसा कहीं पॉइंट ही नहीं आया जहां पोटेंशियल इक्वल हो सके और कहीं बैलेंस पॉइंट आ सके। बैलेंस पॉइंट नहीं आएगा भाई, बी से कहीं बाहर आएगा बैलेंस पॉइंट, वो हम कहां जाएंगे इसके बाहर भाई। तो भाई इतनी बात सभी बच्चों को अगर समझ में आ गई है कि भाई पहले मैंने एक ई सेल यहां पर कनेक्ट किया, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस था यहां पर, और गैल्वेनोमीटर से इसे कनेक्ट किया है, गैल्वेनोमीटर से इसे कनेक्ट किया है, और मैंने इस जॉकी को स्लाइड कराया और किसी J पॉइंट पर, यहां किसी J पॉइंट पर आकर बैलेंस पॉइंट आ गया है, यहां किसी J पॉइंट पर आकर बैलेंस पॉइंट आ गया है।
तो भाई इंटरनल रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर किसी L1 लेंथ पर बैलेंस पॉइंट आ गया है, किसी L1 लेंथ पर बैलेंस पॉइंट अगर आ गया है तो क्या लिखूं भाई, इस जब बैलेंस पॉइंट जब आया है J पॉइंट पर, तब इस सर्किट में करंट जीरो हो गई है, नल डिफ्लेक्शन भाई, जीरो डिफ्लेक्शन इसके अंदर हो गया है, नल मेथड पर बेस्ड है ये। नल मेथड का मतलब इस सर्किट में करंट जीरो हो गया है, गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है, आर इंटरनल रेजिस्टेंस में करंट जीरो है, और यहां पर इस पूरी सर्किट में करंट, यानी इस आर इंटरनल रेजिस्टेंस ने, इस इंटरनल रेजिस्टेंस ने कोई पोटेंशियल नहीं लिया भाई, इस इंटरनल रेजिस्टेंस ने कोई पोटेंशियल नहीं लिया इस बार भाई, और कोई पोटेंशियल नहीं लिया तो ये L लेंथ EMF के बराबर है। और भाई इस वक्त लिख सकते हैं, इस वक्त लिख सकते हैं, इस वक्त क्या लिखेंगे भाई, मैं इस सेल के पैरेलल में, मैं इस सेल के पैरेलल में एक कैपिटल R रेजिस्टेंस लगाऊंगा, मैं इस सेल के पैरेलल में एक कैपिटल R रेजिस्टेंस लगाऊंगा। तो ये ध्यान दीजिएगा आप, मैंने इस सेल के पैरेलल में एक कैपिटल R रेजिस्टेंस लगाया है, कैपिटल R रेजिस्टेंस मैंने इस सेल के पैरेलल में लगाया है, आप देख पा रहे हैं, और मैंने यहां पर एक की लगाई है, और मैंने इस की को ओपन रखा हुआ है। ये की जब ओपन है भाई इस सेल के पैरेलल में, यानी इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के पैरेलल में एक सेल लगाया है, तो भाई इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेल के अंदर ही होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेल के अंदर ही होता है। ये सेल का पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव के पैरेलल में मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगाया है। सोचिएगा सेल वाली सर्किट को, जब हम सेल पढ़ते थे तो सेल होता है, सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये R, और इसके पैरेलल में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते थे कैपिटल R। तो इसके पैरेलल में एक कैपिटल रेजिस्टेंस लगाया है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है कैपिटल R। जब मैंने इस तरह से किया है यहां पर, अभी मैंने इस की को क्लोज नहीं किया भाई, मैंने इस की को क्लोज नहीं किया है, मतलब अभी इस की को क्लोज नहीं किया है, तो अभी मैंने ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R सर्किट में नहीं लगाया है, नहीं लगाया है, तो इस सेल का EMF E था, और ये यहाँ बैलेंस पॉइंट L1 लेंथ पर आ गया। इस सर्किट में, इस गैल्वेनोमीटर वाली सर्किट में करंट जीरो, इंटरनल रेजिस्टेंस में करंट जीरो, इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई ड्रॉप नहीं ली। फॉर्मूला याद करिएगा, V इज इक्वल टू E माइनस IR। जब सर्किट में I जीरो होता है तो V E के बराबर होता है, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर होता है। यानी इस L1 लेंथ पर जब बैलेंस पॉइंट आया है, when key K is open, जब की को आपने ओपन रखा हुआ है, L1 लेंथ पर बैलेंस पॉइंट आया है, और वो इस सेल का EMF बता रहा है भाई। E इज इक्वल टू लिखा जाना चाहिए KL1, E इज इक्वल टू लिखा जाना चाहिए KL1। हर बच्चे को ये बात क्लियर हो, E इज इक्वल टू लिखा जाना चाहिए KL1 के बराबर, क्योंकि ये जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है पर की ओपन है, EMF मेजर हुआ है भाई। अब मैंने इस की को कर दिया क्लोज, मैंने इस की को क्लोज कर दिया when, मैंने इस की को क्लोज कर दिया when key K is closed। जब मैंने इस की को क्लोज कर दिया है भाई, मैंने अगर इस की को क्लोज कर दिया भाई, किसी बच्चे को डाउट होना तो आज ये लाइव क्लास नहीं है, इसलिए व्हाट्सएप पे कमेंट जरूर कर देना। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाएगा भाई। अगर मैंने की को क्लोज किया तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाएगा। इस सेल के पैरेलल में जब ये R रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो इस सर्किट में करंट जरूर फ्लो होगा भाई, इस सर्किट में करंट जरूर फ्लो होगा। जब इस सर्किट में करंट फ्लो होगा तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेल के अंदर है ना, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी करंट फ्लो होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ने कुछ ड्रॉप ली होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस ने कुछ पोटेंशियल लिया होगा, और जब इंटरनल रेजिस्टेंस ने कुछ पोटेंशियल लिया होगा भाई, अब की बार जब की क्लोज कर दूंगा, बैलेंस पॉइंट थोड़ा पीछे आ जाएगा, किसी L2 लेंथ पर आ जाएगा, क्योंकि अब इंटरनल रेजिस्टेंस को कुछ ड्रॉप मिल रही है,
क्योंकि अब इंटरनल रेजिस्टेंस को कुछ ड्रॉप मिल रही है, कुछ पोटेंशियल मिल रहा है। तो भाई व्हेन की के इज क्लोज, जब इस एक्सटर्नल को क्लोज कर दूंगा, अब जो L2 लेंथ पर मेजर कर रहे हो वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है और वो V इज इक्वल टू के L2 लिखा जा सकता है। इक्वेशन नंबर सेकंड है भाई। अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो मेरी बात को आप दोबारा सुन ले। पहले ये R रेजिस्टेंस, ये की मैंने ओपन रखी है, कुछ नहीं लगाया। एक ईएमएफ है, इस सेल का ईएमएफ है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर लगाया, बैलेंस पॉइंट J पर आ गया। बैलेंस पॉइंट आ गया मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है, इस पूरी सर्किट में करंट जीरो है, इंटरनल रेजिस्टेंस में करंट जीरो है, कोई ड्रॉप नहीं लेगा। तो ये जो L1 लेंथ पर बैलेंस आया था ये ईएमएफ के बराबर है। जब इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को सर्किट में ले आऊंगा, ये की क्लोज करूंगा, इसके पैरेलल में ये R लगाऊंगा, तो अब इस सर्किट में करंट होगा। ये सेल करंट देगा कुछ ना कुछ इस R को करंट देगा, तो करंट फ्लो हो रहा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉप लेगा। और अब जो बैलेंस पॉइंट आएगा वो L2 लेंथ पर, थोड़ा कम लेंथ पर आएगा, क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिस्चार्जिंग के वक्त EMF से कम होता है। तो अब बैलेंस पॉइंट V इज इक्वल टू KL2 कहा जाएगा। और भाई ऐसा कर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करने पर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, भाई फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से, पहली और दूसरी इक्वेशन से मैंने ये जाना रेशो E डिवाइडेड बाई V की रेशो, E डिवाइडेड बाई V की रेशो, E डिवाइडेड बाई V की रेशो, K से K कट जाएगा, लेंथ की जो रेशो है वो रेशो आ जाएगी L1 डिवाइडेड बाई L2 आ जाएगी, L1 डिवाइडेड बाई L2 ये रेशो आएगी। फिर ये इंटरनल रेजिस्टेंस कहां निकला, अब बता दूं भाई मैं आपको। अगर इस सेल का ईएमएफ है E, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R, और अगर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आपने लगाया है ये है कैपिटल R, तो भाई याद करिए सेल का टॉपिक जब मैंने पढ़ाया था तो इंटरनल रेजिस्टेंस R बराबर होता है E डिवाइडेड बाई V। भाई जिसे ना याद आए वो पेज पलटकर जरूर देख ले कि ये फॉर्मूला मैंने कैसे डिराइव किया था। E ईएमएफ है इसका, V टर्मिनल पोटेंशियल, E इसका ईएमएफ है जब ओपन सर्किट है, और V इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है जब सर्किट क्लोज्ड है, करंट फ्लो हो रहा है, माइनस का 1, और R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आपने यूज किया है, R जो आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज किया है वो है। और अगर ऐसा है तो भाई E डिवाइडेड बाई V की जगह तो L1 बाई L2 यूज किया जा सकता है, E बाई V की जगह L1 बाई L2, इंटरनल रेजिस्टेंस में E बाई V की जगह L1 बाई L2 यूज करूंगा, L1 बाई L2 माइनस 1 और इनटू में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये वो फॉर्मूला है भाई, चाहो तो L1 माइनस L2 अपॉन में L2 लिख लो और इनटू में R। देख रहे हो ये फॉर्मूला है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। पोटेंशियोमीटर का यूज किया, पोटेंशियोमीटर का यूज किया और क्या फाइंड आउट किया हमने, इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया। पोटेंशियोमीटर का यूज किया और क्या फाइंड आउट किया हमने, इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया। तो पोटेंशियोमीटर का यूज कर कर आप क्या कर सकते हैं, सेल्स का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर का यूज कर कर आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात, वोल्ट मीटर पर पोटेंशियोमीटर को प्रीफर क्यों करेंगे, वोल्ट मीटर जैसा डिवाइस हमारे पास होता था पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, फिर हम इस पोटेंशियोमीटर को क्यों यूज करेंगे, बिकॉज ये नल कंडीशन पर बेस्ड है, इसमें बैलेंस कंडीशन पर सर्किट में करंट जीरो हो जाता है और इसलिए एग्जैक्ट ईएमएफ की वैल्यू कंपेयर कर रहा है। बाकी नेक्स्ट टाइम गाइस, नेक्स्ट क्लास में उम्मीद है आपको पोटेंशियोमीटर पूरी तरह से समझ में आया होगा। इससे बेहतर मैंने कभी नहीं पढ़ाया इस पोटेंशियल टॉपिक को जितना आज इस वीडियो में पढ़ाया है। और फिर भी किसी बच्चे को डाउट है, खुले दरबार है भाई, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, समझने के लिए, घर पर आइए पूछने के लिए। और भाई नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास लाइव रहेगी,
जिसमें हम फिर से कमेंट्स पूछेंगे, हम आपसे डाउट्स पूछेंगे, मैं जानूंगा कि किसको नहीं समझ में आया तो कुछ पूछिएगा, और दुनिया भर के न्यूमेरिकल्स भाई जो अपने आप ही क्लियर कर देंगे आपको। तब तक गाइस सभी अपने घर पर स्वस्थ रहिए, अपने घर पर ही रहिए, पढ़ते रहिए, स्कूल खुलने का इंतजार करिए और लाइव लेक्चर से, हमारी वीडियो से इसी तरह से मेहनत करते रहिए। थैंक्स गाइस।